के कंसेप्ट को कवर करेंगे। ओपन इकोनॉमी का जो मीनिंग है वो डोमेस्टिक फैक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, वो अदर कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करता है। ओपन इकोनॉमी जो होती है बेसिकली कंट्री की एक्टिविटीज़, कंट्री के डोमेस्टिक फैक्टर्स, कंट्री के गुड्स सर्विसेज कमोडिटीज़, कंट्री के एक्सचेंज, इनको तो इंक्लूड करता है, प्लस कंट्री के बाहर भी इंक्लूड करता है, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको भी इंक्लूड करता है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसका जो एरिया है वो डोमेस्टिक प्लस अब्रॉड है, उसको हम ओपन इकोनॉमी के कंसेप्ट में मानते हैं। सो एन इकोनॉमी Open economic is a type of economy where not only domestic factor but also entities in other countries engage in types of products, goods and services। ऐसी इकोनॉमी जो डोमेस्टिक फैक्टर को तो इंक्लूड करता है, साथ ही साथ अदर कंट्री की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी इंक्लूड करता है। It refers to an economy that trades with other nation। सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे, जो इकोनॉमी हमारी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री के ट्रेड को भी इंक्लूड करता है, लाइक एक्सपोर्ट, लाइक इंपोर्ट, इन चीज़ों को भी इंक्लूड करता है, उसको हम ओपन इकोनॉमी में कवर करते हैं। दो तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करता है नेशन, दूसरे नेशन या अदर नेशंस के साथ, या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट करेगा या फिर कैपिटल असेट्स को बाय और सेल करेगा फाइनेंशियल मार्केट से, वो भी वर्ल्ड के। तो यहाँ पे दो तरीके से इकोनॉमी कनेक्ट होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड इन वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट, इट बाइज एंड सेल्स कैपिटल असेट इन द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी वो टू फैक्टर्स को कवर करती है हमारी कंट्री में, जो कि हमारी नेशन में दो फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, एक तो वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट और कैपिटल असेट इन वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ओपन इकोनॉमी के तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप ऑफ ओपन इकोनॉमी होता है, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर मार्केट। अगर हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे डोमेस्टिक गुड्स यहाँ से बाहर भेजने, फॉरेन गुड्स लेकर आने हैं, तो हमें एक तरीके से आउटपुट मार्केट की कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आउटपुट मार्केट वो मार्केट होता है जो कंज्यूमर्स की थिंकिंग को भी इंक्लूड करता है, कंज्यूमर कंजम्पशन करेंगे तो फॉरेन गुड्स को मंगाएंगे, और प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाएंगे डोमेस्टिक, वो वहाँ पे अब्रॉड के अंदर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर गुड्स को बेचेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड होती है। इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स बाहर की फॉरेन असेट्स को खरीदता है, फॉरेन सिक्योरिटी को खरीदता है, अब्रॉड की सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, फॉरेन कंपनी के द्वारा बेचे जाने वाले जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, उनको परचेस करता है, वो फॉरेन असेट्स हो गई। जबकि हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल मार्केट के जो सिक्योरिटीज़ है, फाइनेंशियल असेट्स है, उनको बाहर के लोग खरीदते हैं, वो डोमेस्टिक और यहाँ के लोग भी खरीदते हैं, तो वो चीज़ इसमें फाइनेंशियल मार्केट में आती है। एक इन्वेस्टर यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का सेलिंग, शेयर्स का खरीदना, डिबेंचर्स का खरीदना, बॉन्ड्स का खरीदना, एक्सेट्रा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उनको यहाँ पे इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले हमने समझा आउटपुट मार्केट, सेकंड हमने समझा फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड है लेबर मार्केट, लेबर से रिलेटेड, जैसे इमिग्रेशन लॉ या इमाइग्रेशन लॉ में क्या होता है, जो लेबर है वो कंट्री के मूवमेंट उनके बारे में बताता है, लेबर कहाँ कहाँ काम करता है, लेबर की लोकेशन क्या है, लेबर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, लेबर की कहाँ कहाँ कमी है बिटवीन कंट्रीज़, उस चीज़ों के बारे में बात करने वाला लेबर मार्केट भी ओपन इकोनॉमी में कंसिस्ट करता है। तो हमारी कंट्री में ओपन इकोनॉमी के तीन टाइप है, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। ये तीन टाइप हमारी कंट्री में ओपन इकोनॉमी में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इस वीडियो में हमने बात करी मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉपर्ली मीनिंग है, एक सिस्टम माना जाता है जो जिसमें ऑल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक के देखे जाते हैं, जिस ट्रांजैक्शन में दो इंडिविजुअल्स, दो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, दो तरीके के इंडिविजुअल हम इंक्लूड करते हैं, एक तो रेसिडेंट्स और एक फॉरेन रेसिडेंट्स, यानी कि हमारी कंट्री के लोग और उन फॉरेन कंट्री के लोग, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है, जिसमें एक्सपोर्ट
इंपोर्ट और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदी जाती है, लेबर्स का एक कंट्री से आना और जाना, ओपन इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटीज़ है, ओपन इकोनॉमी की जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, उन रिकॉर्ड्स का ट्रांजैक्शन करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जाए तो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन में वैल्यू को ट्रांसफ़र करा जाता है, जिसमें अगर एक कंट्री वैल्यू को ट्रांसफ़र करेगी तो दूसरी कंट्री उसका पेमेंट करेगी, और दूसरी कंट्री वैल्यू का ट्रांसफ़र करेगी तो पहली कंट्री उसका पेमेंट करेगी। तो ये कंट्री के जो रेसिडेंट्स होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं उनके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शन विच कॉज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पहली बात, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्रिएट कैसे होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है किसी चीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करने से। लाइक कोई कमोडिटी है मार्केट में, उस कमोडिटी को आपने किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, तो उस कमोडिटी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस होगी। तो उस प्राइस पे जो आप ट्रांसफ़र करते हो, उसी से ट्रांजैक्शन होने वाले, उसी ट्रांजैक्शन को करने वाले, उसी ट्रांजैक्शन को पे करने वाले या उसी ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या है? खुद के रेसिडेंट, यहाँ पे कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा दूसरे रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना ही फॉरेन ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम करेंसी के बारे में। अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करा जाए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के अंदर ये ज़्यादातर चीज़ होता है कि बाहर से पेमेंट आया या यहाँ से बाहर पेमेंट करा, तो एक्सचेंज होगा। इसको बोलते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराना, और इसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे कराई जाती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट। इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है? इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का रोल रहता है, जो करेंसी को हैंडल करता है, करेंसी के इश्यूज़ को हैंडल करता है, एक्सचेंज रेट की सिस्टम को मेंटेन करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक्सचेंज रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है और वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट के जो रिकॉर्ड हैं, इनको डील करता है, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स या कमोडिटी के और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, पेमेंट का आना और पेमेंट का जाना, ये जो भी इनके रिकॉर्ड जो डील होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में इंक्लूड करा जाता है। और कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें हम फॉरेन असेट्स ट्रांजैक्शन जैसे गवर्नमेंट, डेब्ट, बॉन्ड्स, स्टॉक और मनी को इंक्लूड करते हैं। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों में फ़र्क ये है कि करंट अकाउंट कंपैरिजन करा जाए तो करंट अकाउंट जो होता है वो चेंजेस को बताता है, पेमेंट दिया, पेमेंट आया, गुड्स आए, गुड्स गए। फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो आइटम्स को इंक्लूड करता है, यानी कि चेंजेस को बताएगा। करंट अकाउंट क्या बताता है? चेंजेस को बताता है, गुड्स को आना, गुड्स का जाना, कि करंट लेवल पे एक बताया जाता है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहा है इकोनॉमी में, गुड्स कितना आ रहा है, गुड्स कितना जा रहा है कंट्री के अंदर, कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट हुआ। तो एक फ़्लो कंसेप्ट को डिनोट करता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक फ़्लो नेचर कंसेप्ट है, फ़्लो आइटम को देखता है यहाँ पे, पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट कितना गया। जबकि करंट अकाउंट की अगर देखा जाए कंपोनेंट्स पे यही कहता है कि फ़्लो है, एक्सपोर्ट जाना, इंपोर्ट आना, चेंज होना, विजिबल इनविजिबल आइटम्स जो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स, एक बार ट्रांसफ़र होने वाली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि अब्रॉड से जो चीज़ आ रही है वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होगी। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं? जो एक तरीके से लेवल पे काम करते हैं, फ़्लो कंसेप्ट पे काम करते हैं, फ़्लो कंसेप्ट करंट अकाउंट को कहा जाता है। इसके अगर अगेंस्ट देखा जाए कैपिटल अकाउंट को, तो कैपिटल अकाउंट क्या बताता है? स्टॉक को बताता है, स्टॉक चेंजेस को बताता है, जैसे कितना इन्वेस्टमेंट करा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी बोरोइंग्स है, अमाउंट बताता है। यहाँ पे एक तरीके से पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है। इट ब्रिंग द चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी विच इफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे
जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट होता है, अर्निंग अफेक्ट होती है, उन चीज़ों को देखता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी बोरोइंग करी, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो सारी चीज़ देखता है ये। सो इसको स्टॉक कंसेप्ट होता है और इट इंक्लूड्स आइटम्स विच आर स्टॉक इन नेचर। कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल अकाउंट के? इन्वेस्टमेंट आज करा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बोरोइंग्स करी, लैंडिंग्स करा वर्ल्ड के साथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ट्रांसफ़र करा, वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर आती है। तो फ़र्क अगर देखा जाए, मेन कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों में यही है कि करंट अकाउंट जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है। करंट अकाउंट चेंजेस को बताता है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक के अंदर चेंजेस को बताता है, स्टॉक को बताता है एक तरीके से। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल इनविजिबल आइटम्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना लैंड करा, अमाउंट करा, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट मनी करा, वो सारी चीज़ें आती है। सो आज हमने बात करी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट को समझा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट समझे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की कंपैरिजन देखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। थैंक यू। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस माना जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में। जो एक्सपोर्ट का कितना आपने ट्रेड कर, कितना एक्सपोर्ट करा और कितना इंपोर्ट करा कंट्री ने, तो एक तरीके से देखा जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, जो कि विजिबल और इनविजिबल आइटम्स भी यहाँ पे लिए जाते हैं। उनमें जो डिफरेंस है दैट इज़ अ बैलेंस किसके बीच में? कंट्री का इंपोर्ट और कंट्री का एक्सपोर्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट वैल्यू विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में वैल्यू जो होती है वो विजिबल गुड्स की और विजिबल आइटम्स की इंक्लूड करते हैं। विजिबल आइटम्स यानी कि फिजिकल गुड्स जो मेजर हो सकते हैं, जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं टेंजिबल फॉर्म में। अब यहाँ पे किसी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट से ज़्यादा आता है तो वो फेवरेबल बैलेंस गेट करता है, और किसी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम आता है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस गेट करता है। तो इन्हीं जो ट्रेड थर्ड पॉइंट है, इसी में ये बता रखा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो कब अराइज होता है? जब नेशन इंपोर्ट ज़्यादा करता है गुड्स एंड सर्विसेज का देन एक्सपोर्ट से। गुड्स एंड सर्विसेज से ज़्यादा इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तो वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट आता है। इसी के सबब में अगर ट्रेड सरप्लस की बात की जाए तो कोई भी कंट्री में ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करा जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के आइटम्स को इंक्लूड करना और इनके डिफरेंस। और इसमें दो तरह के बैलेंस होता है, एक तो अनफेवरेबल और एक फेवरेबल। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो अनफेवरेबल होगा, जब इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट से तो फेवरेबल होगा। और जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होगा तो यहाँ पे ना अनफेवरेबल होगा और ना फेवरेबल होगा, इक्वल बैलेंस यहाँ पे माना जाएगा। सो यहाँ पे हम देखा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरीके से थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस और इक्विलिब्रियम बैलेंस ट्रेड को इक्वल लेकर आता है। तीन चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करता है, अनफेवरेबल, फेवरेबल और जहाँ पे नॉर अनफेवरेबल और नाइदर अनफेवरेबल और नॉर फेवरेबल यहाँ पे इंक्लूड करता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक मेजर पार्ट है जिसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हर कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड कर रही है और क्या क्या उनका डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ऑटोनोमस आइटम्स के बारे में, ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आइटम्स या ये ट्रांजैक्शन क्यों करे जाते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन इसलिए करे जाते हैं जिसमें एक कंट्री या दूसरी कंट्री प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर ये ट्रांजैक्शन करती है। ये एक ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माने जाते हैं जो एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में करे जाते हैं
और प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव को लेके करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट को लेकर। सो ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। यहाँ पे इकोनॉमिक मोटिव को लेकर यहाँ ट्रांजैक्शन करे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस है। जैसे एक फॉरेन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के अंदर प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर। सो ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। इस ऐसे ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं बीओपी के अंदर, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो ऐसे ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कराए माने जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन करा गया है बाहर की कंट्री के द्वारा इंडिया के अंदर, ये बाहर की कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अर्निंग प्रॉफिट, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे करा गया। सो एक तरीके से ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट या फिर फ्रीली ट्रांजैक्शन माना जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और ये ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट में होते हैं, करंट अकाउंट में भी होते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी होते हैं। अगर देखा जाए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के बेसिस पे, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो जैसे कॉमर्शियल पर्पस के ऊपर मर्चेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो सारे यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएंगे ऑटोनॉमस आइटम में। और कैपिटल अकाउंट में देखा जाए तो रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, लाना ले जाना गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा। कैपिटल अकाउंट में पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन, रिसिप्ट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करे जाते हैं ऑटोनॉमस के अंदर। ऑटोनॉमस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस आता है, यानी कि क्यों आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस, इसलिए आता है क्योंकि ऑटोनॉमस जो रिसिप्ट है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट की जो रिसिप्ट है, इकोनॉमिक मोटिव को लेकर जो रिसिप्ट आया, पैसा आया है, वो ज़्यादा होता है ऑटोनॉमस पेमेंट से। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। अगर एक ऑटोनॉमस पेमेंट करा और ऑटोनॉमस रिसिप्ट करा, ऑटोनॉमस रिसिप्ट में पैसा या मनी आता है और ऑटोनॉमस पेमेंट में मनी जाता है। जब ऑटोनॉमस पेमेंट होता है तो मनी जाएगा और ऑटोनॉमस रिसिप्ट होगा तो मनी आएगा। तो ऑटोनॉमस रिसिप्ट ऑटोनॉमस पेमेंट से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। इसी के अपोजिट या वाइस वर्सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, डेफिशिट बैलेंस होता है, यानी कि ऑटोनॉमस रिसिप्ट आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट। जो रिसिप्ट होती है वो कम है और पेमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑटोनॉमस में ख़ास तौर पे ध्यान रखी जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस कब हो रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट कब आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की। अकोमोडेटिंग आइटम वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कवर करते हैं डेफिशिट को सरप्लस के अंदर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में। सपोज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ गई, उनके कारण बीओपी में डेफिशिएंसी आ गई, तो जो डेफिशिएंसी आई है उस चीज़ को मेंटेन करने में किसका रोल है? अकोमोडेटिंग आइटम्स का। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की जो डेफिशिएंसी है या उनके कारण होने वाली जो कमी है उसको पूरा करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया इसका। अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर टू द ट्रांजैक्शन डेट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिशिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। सरप्लस को कवर करने में या फिर डेफिशिट को भरने में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शन है अकोमोडेटिंग? जैसे कि कैपिटल ट्रांजैक्शन को कंपनसेट करा, डिसइक्विलिब्रियम था ऑटोनॉमस में, वो इक्विलिब्रियम पे लेके आया, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे आया। तो ये एक एग्जांपल इसका देखा गया। जैसे करंट अकाउंट, एक एग्जांपल भी दे रखा है। करंट अकाउंट अगर डेफिशिट आता है बीओपी में
तो इस डेफिसिट को सेटल कैसे करेंगे? बाहर से पैसा लगाएंगे, बाहर से पैसा लगा के बाहर के अंदर पैसा लगाएंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट क्रिएट होगा तो इनफ्लो बनेगा कैश का या कैपिटल का, तो पैसा आएगा तो डेफिशिएंसी बीओपी में ख़त्म होगी। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे देखा जाता है। अब कैसे सोर्सेज कैश के, जैसे सोर्सेज देखा जाए तो बीओपी की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं। अगर कोई कमी आती है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बीओपी को डेफिशिएंसी, बीओपी की जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिसिट बैलेंस होता है, उसको सरप्लस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आईएमएफ से बोरो करना, या फिर बाहर की जो फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है वहाँ से पैसा लेना। ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी को कम करने में आती है और ये अकोमोडेटिंग आइटम में सोर्सेज है जैसे डेफिशिएंसी कम कर सके बीओपी का। तो अकोमोडेटिंग आइटम का मेन रोल क्या है? डेफिशिएंसी को कम करना, सरप्लस को मेंटेन करना, डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम बनाना ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से जो हुए। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर एक कंट्री दूसरी कंट्री में करती है, दूसरी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड में करती है। सो आज हमने बात करी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ऑटोनोमस आइटम्स और ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स और ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एरर्स एंड ओमिशंस के बारे में। एरर्स एंड ओमिशंस जो होते हैं वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एरर्स कब होते हैं और ओमिशंस कब होते हैं। एरर्स का मतलब यानी कुछ गलतियां जब ट्रांजैक्शन करे जाते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करे जाते हैं कंट्रीज़ में। ओमिशंस यानी कुछ चीज़ें भूलना, कैपिटल और करंट अकाउंट में जब मेंशन करते हैं तो इस चीज़ें जो ये होती है ये कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो इसी से रिलेटेड एरर एंड ओमिशन समझेंगे हम कि एरर एंड ओमिशंस क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एरर एंड ओमिशंस क्या है? इम्बैलेंसेस है जो इम्परफेक्शन लेकर आते हैं डेटा में, या डेटा के सोर्स में इम्परफेक्शन की वजह से पेमेंट में अनफेवरेबल या फेवरेबल कंडीशन को अफेक्ट करता है। कुछ चीज़ें भूल जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करना, या कुछ ओमिशंस या कुछ एरर, कुछ गलती होती है, उस कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट दिखाई देता है। तो ये बहुत एक मेन रीज़न है एरर एंड ओमिशंस का। तो इस चीज़ को कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्टेटमेंट को हमेशा यानी कि टोटल या ज़ीरो से लेकर टोटल तक देखा जाता है कि कहाँ गलती हुई है, और जहाँ गलती होती है उन चीज़ों को वहाँ पे सही करने की कोशिश की जाती है। सो बेसिकली एरर एंड ओमिशंस एक तरीके का रिफ्लेक्शन है जो इम्बैलेंसेस को शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब परफेक्ट नहीं आता तो कुछ एरर्स, कुछ ओमिशंस होते हैं, कुछ गलती होती है। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई ट्रांजैक्शन गलत कर दिया, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर डेफिसिट ज़्यादा दिखा दिया, किसी ट्रांजैक्शन में सरप्लस ज़्यादा दिखा दिया, तो ऐसे ये एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस में जो बात की जाती है एक तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट का जो बेसिक होता है, फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिक में कुछ ना कुछ गलती आना, कुछ ना कुछ भूल जाना, वो सारी चीज़ों के कारण होते हैं। एरर एंड ओमिशंस आर डिराइव्ड इन द बैलेंस ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट माइनस द बैलेंस ऑन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट का जो बैलेंस है और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उनका डिफरेंस ही एरर एंड ओमिशन माना जाता है, क्योंकि आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कुछ और बैलेंस शो कर रहा है और फाइनेंशियल अकाउंट कुछ और बैलेंस शो कर रहा है। तो जो भी डिफरेंस आता है वो कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई मिस्टेक या फिर कोई ना कोई भूल या कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना आप फॉरगेट कर जाते हैं, तो उस कारण से ये चीज़ें होती है। एरर्स एंड ओमिशंस के अंदर ज़्यादातर एक एग्जांपल दे रखा है कब होती है, जब कोई बुक्स के अंदर अकाउंटिंग बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तब एरर एंड ओमिशंस ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में समझा एरर एंड ओमिशंस क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली क्या है? एक तरीके से नेशनल करेंसीज जब आप कन्वर्ट कराते हैं, अपनी करेंसीज, अपनी कंट्री की करेंसीज कन्वर्ट कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, ट्रेड करते हैं किसी और करेंसी या किसी और नेशन की करेंसी या दो से ज़्यादा दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ आप कन्वर्ट
या फिर एक्सचेंज कराता है, तो उस चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे करेंसीज़ का एक्सचेंज होता है। हमारी कंट्री की करेंसीज़, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो अनदर कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज होता है। जैसे इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फर्म्स आती है, बैंक्स अलग अलग आती है, सेंट्रल बैंक्स आती है अलग अलग कंट्री की, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स आती है, इसमें कॉमर्शियल कंपनीज आती है, इन्वेस्टर्स, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर्स, हेज फंड्स, ये सारे आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो बना है वो इन लोगों से ही बना है, इनके द्वारा ही बना हुआ है, इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही बना हुआ है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेंसीज़ को एक्सचेंज, कन्वर्ट और ट्रेड कराने में। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे करेंसीज़ एक्सचेंज होती है, ऐसा मार्केट जहाँ पे करेंसीज़ ट्रेड होती है, ऐसा मार्केट जहाँ पे करेंसीज़ कन्वर्टेड होती है, उसको हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो डिमांड है, अगर देखा जाए तो डिमांड किसकी आती है फॉरेन एक्सचेंज की? डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ करता है। कब? जब किसी कमोडिटीज़ या किसी सर्विसेज को, जैसे कोई कमोडिटीज़ बाहर की है, अदर नेशन की है, तो उस अदर नेशन की कमोडिटी को ख़रीदने के लिए जब भी हम बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो हम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ फॉरेन कंट्री की कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज को ख़रीदना होता है। तो उस कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए वहाँ की करेंसीज़ की डिमांड होती है, और जब वहाँ की करेंसीज़ की डिमांड होती है तो पीपल जो होते हैं वो उस चीज़ का डिमांड करते हैं। तो जो पीपल होते हैं, वो जो पब्लिक होती है, वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इसलिए करती है जिससे वो कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज को ख़रीद सके अदर नेशन की। दे वांट टू सेंड प्रेजेंट्स अब्रॉड। जब वो अब्रॉड जाते हैं तो उस चीज़ का यूज़ करने के लिए डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। दे वांट टू बाय फाइनेंशियल असेट, और फाइनेंशियल असेट भी हो सकती है। फाइनेंशियल असेट को किसी फाइनेंशियल असेट किसी पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर नेशन की ख़रीदने के लिए भी फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। सो फ़ॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होती है, लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अदर कंट्री या अनदर कंट्री की कमोडिटीज़ और सर्विसेज को परचेज़ करना होता है। इस कारण से फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। सप्लाई का देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है? जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट बाय नेशन लीड टू बाय इट्स डोमेस्टिक कमोडिटीज़। कोई भी कंट्री किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करती है, किसी चीज़ को बेचती है अनदर कंट्री के रेसिडेंट्स या अनदर कंट्री के लोगों को या अनदर कंट्री के पीपल को, तो वहाँ पे डोमेस्टिक कमोडिटीज़ को सेल आउट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई करती है। So exports by a nation lead to the by its domestic commodities and services by the foreigners send presents or make transfers. The asset of a host nation are bought by foreigners. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? आपके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, जिसमें आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, नेशन का एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेनर्स को। तो कोई भी होस्ट नेशन होता है अपनी असेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी असेट को बेचने के लिए, यहाँ पे फॉरेनर्स जो होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनको बेचने के लिए यहाँ पे क्या करता है? फॉरेन करेंसी के साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराता है और अपनी करेंसी की सप्लाई करता है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, डिमांड क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और सप्लाई क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किस तरीके से करेंसी ट्रेड करती है, डिमांड और सप्लाई कब बनती है? जब डिमांड गुड्स को ख़रीदने के लिए होती है, और सप्लाई गुड्स को डिमांड कब होती है? जब गुड्स ख़रीदते हैं, और सप्लाई जब गुड्स बेचते हैं। तो उस केस में यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज़ का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। थैंक यू। रेट की फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी प्राइस को अनदर करेंसी के रेस्पेक्ट में एक्सचेंज करना, या फिर कंट्री की करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी के साथ
उसकी प्राइस में एक्सचेंज करना, एक रेट में एक्सचेंज करना कहा गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? एक रेट है जिसमें हम जिस रेट में हम अपनी करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं या फिर अपनी करेंसी को डॉलर्स के रेस्पेक्ट में एक्सचेंज कराता है। तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है एज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या ये भी माना जाता है कि एक रेट है जिसमें हम अनदर के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो रेट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट गेट करता है और इसको फॉरेक्स रेट भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो भी प्राइस होती है किसी भी कंट्री के करेंसी की, उसकी करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कराना प्लस उसमें रेट ऐड करा जाता है। जो रेट होता है एक्सचेंज कराने का, जो रेट होता है कन्वर्ट कराने का, जो रेट होता है वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो एक रेट होता है जिसके अंदर हम किसी भी करेंसी को अनदर करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज रेट दो तरीके के होते हैं यहाँ पे करेंसी के। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट होती है और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है। यहाँ दो तरीके की एक्सचेंज रेट है। फिक्स एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है जिस कंट्री से एक्सचेंज करा रहा है ऑफ द कंट्री, और फ्लोटिंग रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होती है। तो मार्केट की जो डायनामिक्स अफेक्ट होती है वो फ्लोटिंग रेट होता है। तो बेसिकली दो रेट यहाँ पे, दो टाइप एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड जो सेंट्रल बैंक डिफाइन करती है कंट्री की, और फ्लोटिंग यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट में चेंजेस से डिफाइन होती है। तो इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात करी ओनली एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज रेट जिसमें वन करेंसी आर कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी, जिस रेट में करी जाती है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स में डिफाइन है। फर्स्ट फिक्स एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्ट होता है। डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की, उससे यहाँ पे ये फ्लोटिंग रेट चार्ज होता है। थैंक यू। फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहले हम बात मानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है और रेट जो होता है वो कब होता है? डिमांड और सप्लाई की जो लाइंस होती है, डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स होते हैं उनके इक्वल होने से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक इक्विलिब्रियम बनता है। अब डिमांड यहाँ पे किसकी आएगी? डिमांड आएगी करेंसी की, और सप्लाई भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की। तो डिमांड और सप्लाई जब एक ऐसे पॉइंट पे मीट करती है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही, इक्वल हो रही है, तो उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम मानेंगे। सो इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium foreign exchange rate is the rate at which demand and supply of foreign exchange are equitable। एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे दोनों इक्विटेबल हो, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिमांड और सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है? ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें से कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की किस तरीके से डिटरमाइन होती है। जब इनका डिटर्मिनेशन हमें पता चलता है कि ये कैसे बनती है, तब हम इसका इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बनती है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट में जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई होती है, उन मार्केट फोर्सेस से डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का बनता है। और इन अ फ्री मार्केट सिचुएशन में ऐसा मार्केट जहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज करना आसान हो, एंट्री ऑफ एक्सचेंज एंड एग्जिट ऑफ एक्सचेंज आसान हो। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट की डिमांड कम होगी, क्योंकि रेट कम होगी तभी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा, और जब रेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। सो दोनों में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ये एक पॉइंट यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। तो हमने बात करा कि इक्विलिब्रियम बनता कब है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप किन के बीच में? एक्सचेंज सप्लाई और एक्सचेंज रेट। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ेगी उतना एक्सचेंज सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। एक्सचेंज सप्लाई जब बढ़ाएंगे तभी तो एक्सचेंज रेट हाई पे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है, जैसे सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ऐसे ही एक्सचेंज सप्लाई में, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई में और एक्सचेंज रेट में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनवर्स रिलेशनशिप किस में होता है? फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में। और डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई और एक्सचेंज रेट में।
The equilibrium foreign exchange rate is the determined graphically by the intersection of demand and supply curve. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब डिमांड और सप्लाई का कर्व जो है वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब डिमांड कर्व जब डाउनवर्ड बनेगा, सप्लाई कर्व जब अपवर्ड बनेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मीट करेगा, तो उसको एक तरीके से इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस है OX पॉइंट वो फॉरेन करेंसी सप्लाई एंड डिमांड का है, और Y एक्सिस है वो रेट ऑफ एक्सचेंज का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से डायग्राम में कि एक कर्व जो है D कर्व, इसमें D कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, ये डिमांड कर्व है, और S कर्व अपवर्ड जा रहा है, वो सप्लाई कर्व है। इसमें जो SS से डिटरमाइन है वो सप्लाई फॉरेन करेंसी है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज से पॉजिटिवली डिटरमाइन होता है। DD जो है वो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ, जो हमने प्रीवियसली बात करी है कि इन्वर्स रिलेशनशिप डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और रेट में रहेगा, जबकि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और में और रेट ऑफ एक्सचेंज में रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन रहा है यहाँ पे, इस कर्व में अगर देखा जाए तो OX और OY का जो पॉइंट है उसके बीच में यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करे E पॉइंट पे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। Y एक्सिस में R से R1 जा रहा है और R से R2 जा रहा है, तो ये R1 जो है वो नीचे आ रहा है R पे, और R2 है वो ऊपर आ रहा है R पे। तो एक तरीके से अगर रेट गिरती है तो कैसा होगा और रेट बढ़ती है वो कैसा होगा, इन दोनों के बारे में बता रखा है। तो रेट जब गिरती है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। जब रेट बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। इस पॉइंट पे जब R पे दोनों मिलकर R पे आते हैं, R1 से R पे और R2 से R पे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट D और सप्लाई इक्वल रहता है। इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज रेट है जो वो सप्लाई और डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल होती है, यानी कि डिमांड की भी एक्सचेंज रेट बराबर होगी और सप्लाई की भी एक्सचेंज रेट बराबर होगी। अगर हम देखा जाए एक्सेस में, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन रहा है, OQ पॉइंट पर, O से लेकर Q पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। अगर रेट R1 से R पे आती है तो Q से M पे आती है करेंसी की सप्लाई, और अगर डिमांड और सप्लाई, और अगर R2 से R पे आती है तो Q से N पे पॉइंट आती है। तो दो पॉइंट है, Q से M और Q से N, और OQ पॉइंट पे यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम देखा जा रहा है एक्स एक्सिस से। So what is the OQ point? OQ point is the equilibrium quantity where supply and demand for foreign exchange are equal. E point को रिप्रेजेंट कर रहा है R और Q। फाइनली देखा जाए तो R Y एक्सिस पे और Q X एक्सिस पे, दोनों पॉइंट E पॉइंट पे बराबर आ रहे हैं। So इस वीडियो में मैंने बात करा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जिसमें इक्विलिब्रियम का मतलब समझा एक्सचेंज रेट में, इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशन है रेट के साथ, ये बात करी हमने, और हमने कर्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो मीनिंग है वो एक तरीके से एक करेंसी जो वीकर है और दूसरी करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ उसको टाई अप कराना। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल बैंक जो होती है, वो यहाँ पे फिक्स्ड कर देती है एक्सचेंज रेट की, जो पॉलिसी होती है एक्सचेंज रेट होती है वो फिक्स कर देती है, चेंज नहीं करती है। रीज़न इसका ये होता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है, खुद की करेंसी वीकर करेंसी होती है, किसी कंट्री की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले या ऐसी करेंसी जिसमें एक्सचेंज कराना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट है, तो उस करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस करेंसी को स्ट्रॉन्ग अप बनाने के लिए एक्सचेंज रेट फिक्स करा जाता है। इस फिक्स एक्सचेंज रेट का फ़ायदा ये होता है कि जो करेंसी वीक होती है वो करेंसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ टाई अप करती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे उस करेंसी का रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन यानी कि जो वीक करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनका डिफरेंस कम होना, इसी को रिवैल्यूएशन कहता है। तो एक तरीके से कभी भी कोई भी करेंसी जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लेकर आता है। इसको गवर्नमेंट लेकर आती है कंट्री की, या फिर सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है। कभी भी ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहता है। ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
एडवांटेज क्या है इसका, एक तो स्टेबिलिटी लाता है फॉरेन एक्सचेंज में, सबसे बढ़िया ये फिक्स एक्सचेंज रेट रहती है, तो स्टेबिलिटी रहती है, बैलेंस रहता है फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी आगे बढ़ता है इसके कारण। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, मार्केट में करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू में स्टेबिलिटी आती है, और जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनमें भी स्टेबिलिटी लेकर आता है ये। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है कंट्री के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कंट्री के अंदर इंश्योरेंस लेके आता है, इंश्योर करता है कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके आगे बढ़ाया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसका रहता है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एडवांटेजेस है। फर्स्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबिलिटी लाता है। सेकंड, ये करेंसी में स्टेबिलिटी लाता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है। और थर्ड, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करता है, और एनकरेज करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा जाए। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे ये यहाँ पे बता रखा है कि फॉरेन रिज़र्व जो होता है उसको यहाँ पे ज़रूरी होता है मेंटेन करना। फ्लेक्सिबल में इतना मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता जितना फिक्स में मेंटेन करना होता है, क्योंकि फ़िक्स रेट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये फ़िक्स रेट जो जैसी रहेगी वो फ़िक्स पॉइंट पे ही रहेगी। तो एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर यहाँ पे फॉरेन रिजर्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड फॉर मेंटेनिंग फॉरेन रिजर्व इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन रिजर्व जो है उसको एक मेंटेन करना यहाँ पे ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती यहाँ पे जिससे इकोनॉमिक सिस्टम में बाउंस बैक कर सके। यहाँ पे एक ऑर्डर बना कर रखा है, उस ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, चेंजेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है फिक्स एक्सचेंज रेट अगर कंपैरिजन करा जाए फ्लोटिंग के साथ या फ्लेक्सिबल के साथ, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फिक्स एक्सचेंज रेट का कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिससे बाउंस बैक कर सके इकोनॉमिक सिस्टम में, कभी रिसेशन का टाइम हो या फिर कंट्री की इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम हो, तो उस केस में यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल नहीं है उस चीज़ से निकलने के लिए, या फिर रिसेशन जैसा टाइम है उस टाइम से निकलने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये इसकी कुछ कमियाँ हैं, ये डिसएडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जाए तो एक रेट है जिसका नाम फ्लोटिंग रेट भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का फर्स्ट जो टाइप है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। इसका अनदर नेम जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बताया गया है। ये होता क्या है, बेसिकली डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस होता है, मार्केट फोर्सेस के डिमांड और सप्लाई पे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे जैसे रेट की एक्सचेंज होता है, जैसे जैसे करेंसी की एक्सचेंज होती है, तो करेंसी की डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके बेसिस पे ये रेट एक्सचेंज रेट बनती है। तो मार्केट के अंदर डिमांड, मार्केट के अंदर सप्लाई से जो रेट बनती है, मार्केट फोर्सेस से जो रेट बनती है, इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, जिस तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, उस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। इंटरवेंशन का मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट यहाँ कोई रुकावट नहीं डालता, गवर्नमेंट का कोई हर्डल नहीं रहता यहाँ पे कि इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सके। तो जो फ्लेक्सिबल रेट है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होता है, मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट होता है। सो देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट इन द फ्लोटिंग, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कोई यहाँ पे इंटरवेंशन, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, कोई यहाँ पे एक गवर्नमेंट का रोल नहीं है। एडवांटेजेस क्या है फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के? फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक तो कोई नीड नहीं है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से ये अफेक्ट रहता है, तो यहाँ पे कोई रिज़र्व बनाने की नीड नहीं रहती। सबसे बड़ा एक एडवांटेज इसका ये है कि फ़ॉरेन रिज़र्व का यहाँ कोई रोल नहीं होता। कोई भी डेफिशिएंसी आती है, कोई भी सरप्लस आता है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर ये डेफिशिएंसी आएगी
तो वहाँ पे सरप्लस क्रिएट कर देगा, सरप्लस आएगा तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है, अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन दोनों को मेंटेन करके उनको करेक्ट करता है और इस सिस्टम को लेकर आता है। तो एक तरीके से जो एडवांटेज है वो एक तो फॉरेन रिज़र्व यहाँ पे नहीं बनाना पड़ता और मेंटेन नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे कोई भी सरप्लस और कोई डेफिशिएंसी आती है वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेक्ट कर देता है। डिसएडवांटेज कुछ है, स्पेकुलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है मार्केट में, थोड़ा फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते हैं करेंसीज़ के अंदर, तो चेंजेस जो आते हैं मार्केट में करेंसीज़ में, तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेकुलेशन गैम्बलिंग यहाँ पे चीज़ें होती है। इसका मतलब मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी भी चलती है जो इलीगल वे में मानी जाती है, जैसे स्पेकुलेशन करना या फ्रॉड करना, इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ क्रिएट हो जाती है। सो ये चीज़ों को बढ़ावा देता है। If the fluctuation in exchange rate are too much, it can cause issue with movement of capital between countries and also impact foreign trade. ज़्यादा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होता है तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है कि फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजेस अगर एक्सचेंज रेट में ज़्यादा आते हैं तो ये फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन कैपिटल को इम्पैक्ट डालता है। ये सबसे बड़ा इसका एक मेजर इशू है। इट विल डिस्करेज एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये किसी भी ट्रेड, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज यानी ख़त्म कर सकता है। क्योंकि एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा इशू है जो फ्लेक्सिबल फॉर्म में है, मार्केट में डिमांड नहीं है तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट होगा। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा है इसकी और डिमांड वैसे नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सचेंज रेट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है। ये पूरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं इसके डिसएडवांटेज, जैसे स्पेकुलेशन क्रिएट करना, जैसे मार्केट के अंदर ये फॉरेन ट्रेड को इम्पैक्ट डालता है, कैपिटल इश्यूज़ लेकर आता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसके डिसएडवांटेज माने गए हैं। वोटिंग सिस्टम जो बेसिकली एक्सचेंज रेट से रिलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट करता है। मैक्रो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में ये होता है कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, चेंजेस होती रहती है डे टू डे बेसिस पे। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, फॉर एग्जांपल हमें रुपीज़ में एक्सचेंज कराना है रुपीज़ को डॉलर्स में, तो उस एक्सचेंज रेट होगी वो चेंजेस होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी डे टू डे बेसिस पे। तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट डे टू डे बेसिस पे फ्लक्चुएट होती है। किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है, इसमें सेंट्रल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है कि जैसे जैसे अगर रेट लो रहती है तो यहाँ पे किस तरीके से रेट को मेंटेन करना है, और रेट हाई रहती है तो किस तरीके से रेट को डाउन करना है। द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन सच अ सिस्टम इज़ टू मेंटेन बैलेंस बाय परचेजिंग अ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन फ्लोटिंग रेट इज लो। सपोज जो एक्सचेंज रेट है, फ्लोटिंग रेट है, वो जब कम होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कंट्री की, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, इस तरीके से हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होती है। वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को परचेस करती है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को परचेस करती है, फॉरेन एक्सचेंज को, करेंसीज को परचेस करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करती है, जिससे क्या होता है जो रेट है वो बढ़े। लो के अंदर ज़्यादा परचेस करके रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि जब लो रेट में परचेस ज़्यादा होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसकी रेट धीरे धीरे हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो इस तरीके से अफेक्ट होती है कि जब भी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को परचेस करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उस समय क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से रेट यहाँ पे बढ़ जाती है। जब फ्लोटिंग रेट लो रहती है तो ज़्यादा परचेस करके रेट को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तरीके से बैलेंस हो जाती है, चीज़ें मैनेज हो जाता है, जो फ्लोटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज हो जाता है। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब हाई रेट होती है
तो क्या करती है, सेल कर देती है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर देती है जिससे रेट डाउन हो जाए। सेल हाई रेट पे सेल करती है, लो रेट पे परचेस करती है, हाई रेट पे सेल करती है। तो जो हाई रेट पे सेल करती है इसी तरीके से वो रेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा कर देती है और डिमांड कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, रेट डाउन हो जाती है, जिससे वो फ्लोटिंग सिस्टम मैनेज हो सके। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। और सेंट्रल बैंक जो होती है, एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट होती है उनको मेंटेन करने का काम करती है बाय परचेसिंग और बाय सेलिंग। परचेसिंग में क्या करती है, जब लो होता है तब परचेसिंग करती है रेट, और जब हाई रेट होती है तो सेलिंग कर देती है फॉरेन एक्सचेंजेस को। तो इस वीडियो में हमने बात करी मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कि क्या होता है और सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है इसके अंदर। ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक तरीके से सेंट्रल बैंक के द्वारा डन करे जाते हैं ऑफिशियल रीज़न के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व के लिए भी यहाँ पे डन करे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजैक्शन करे जाते हैं। ये डन हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक करती है। और जैसे हमारी कंट्री में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, वो यहाँ पे ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजैक्शन करती है कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए। Such transaction take place when a country withdraw from its stock of foreign exchange reserve to finance deficit in its overall balance of payment। कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे कंट्री स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को निकालती है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व हैं उनको विड्रॉ करती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी कमी आई है फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी पैसों के अंदर कमी आई है, मनी रिलेटेड कमी आई है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ये ट्रांजैक्शन करे जाते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ओवरऑल ट्रांजैक्शन में माने जाता है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, कंट्री का जो बैलेंस है, फाइनेंस बैलेंस है, उसको बढ़ाने में हेल्पफुल है। कंट्री का जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ओवरऑल कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो एक तरीके से ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, जो कंट्री के अंदर बैलेंस बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। और ये ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग आइटम का पार्ट है। एक तो होता है ऑटोनोमस आइटम, एक होता है अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो एक तरीके से बैलेंस, जो डेफिसिट होता है सरप्लस होता है, उसको मेंटेन करने में काम में आता है। तो हमने यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की बात करी है कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किस तरीके के होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका क्या रोल होता है। जब भी फाइनेंस बैलेंस डेफिसिट होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है और कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये डन करा जाता है। थैंक यू। करेंसी का जो डेप्रिसिएशन होता है वो बेसिकली पहले हम एक एक्सचेंज रेट के बढ़ने पर होता है। जब भी करेंसी की रेट बढ़ जाती है एक्सचेंज की, तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। सपोज़ करते हैं कि $1 की वैल्यू जो थी वो एक्सचेंज रेट मान लो 70 रुपीज़ थी, 80 रुपीज़ थी, तो 80 से वो बढ़ के 85 हो गई, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ गई। तो एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगी तो करेंसी गिरेगी, क्योंकि रेट ज़्यादा है तो करेंसी की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब डिमांड ज़्यादा है, इंक्रीज़ इन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, तो उसका में सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इस केस में होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि सप्लाई को कम कर दिया जाएगा और डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो एक सिचुएशन है जिसमें डेप्रिसिएशन क्यों कहा जाता है करेंसी का, यानी कि उस समय करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गई है। इन दिस मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाय $1। अगर एक मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे कि $1 को ख़रीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ चाहिए होगा, यानी कि पहले जितना रुपये चाहिए होता, सपोज़ 80 रुपीज़ चाहिए था पहले, अब 85 रुपीज़ चाहिए $1 को ख़रीदने के लिए। पहले 80 रुपये था और अब 85 चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में आपको एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा रुपीज़ आपको चाहिए हो गए $1 को बढ़ाने के, वो ख़रीदने के लिए। तो जब डिमांड बढ़ जाती है
उस केस के अंदर ये चीज़ें होती है। जब डिमांड एक्चुअली बढ़ जाती है तो इस केस के अंदर यहाँ पे उस एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है जिससे डिमांड कम हो सके। ये इसलिए अंडर दिस इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे ये क्यों होता है, एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि डिमांड को स्टेबलाइज करने के लिए, डिमांड को बैलेंस करने के लिए। जैसे जैसे एक्सचेंज रेट की सिचुएशन बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे एक्सचेंज रेट की इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होता है, डिमांड को कम कर दिया जाता है। तो डिमांड जब बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, जब ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज कराया जाता है तो रेट को बढ़ाकर उस डिमांड को स्टेबलाइज करा जाता है। इसलिए क्योंकि सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज आती है, डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो स्टेबल कैसे लेकर आएंगे, इक्विलिब्रियम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज रेट को यहाँ पे बढ़ाकर इक्विलिब्रियम ला सकता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाती है, एग्जाम्पल देयर इज एक्सचेंज रेट राइसेस फ्रॉम $1 इक्वल 70 to $1 इक्वल 75। यही एग्जाम्पल अभी दिया था कि अगर रेट कब बढ़ेगी, जब $1 70 का था, उसी में $1 को ख़रीदने के लिए 75 यहाँ पे हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक तरीके से वैल्यू को करेंसी को गिराता है और एक्सचेंज रेट को बढ़ाता है। एप्रिसिएशन में हमने बात करी फॉल इन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे जब एक्सचेंज रेट कम होती है तो करेंसी बढ़ती है। इसी सिचुएशन को हम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय $1, कम रुपीज़ की ज़रूरत होती है $1, एक $1 को ख़रीदने के लिए कम रुपीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे पहले $1 एक 70 रुपीज़ का था, अब 65 का हो गया, तो यहाँ पे एक लेस, यहाँ पे एक तरीके से रुपी नीडेड होता है $1 को ख़रीदने के लिए। तो एक तरीके से रीवैल्यूएट हो रही है यहाँ पे वैल्यू करेंसी की, सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए करा जाता है ये। जैसे एक्सचेंज रेट कम होगी तो जिससे सप्लाई बढ़ सके और डिमांड जो कम हो रही थी वो सही हो सके। तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ाने के लिए एक्सचेंज रेट को कम करा जाता है जिससे करेंसी की सप्लाई बढ़ सके, और डिमांड कम होती है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो दोनों पॉइंट आते हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज रेट की जो सिचुएशन है उसको सही करने के लिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करा जाता है जिससे करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज हो सके। तो आज हमने बात करी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जिसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है। करेंसी किस तरीके से राइज होने पर एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएट होती है और फॉल होने पर एक्सचेंज रेट की एप्रिशिएट होती है, कवर करेंगे। सो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका फॉरेन करेंसी के रिलेशन में क्या होना, फॉल होना, यानी कि गिर जाना, या फिर डिफरेंस बढ़ना डॉलर और रुपीज़ के बीच में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डिफरेंस बढ़ता है मार्केट में, जो डॉलर करेंसी है या फिर ऑफिशियल करेंसी है उसके कंपैरिजन में हमारी करेंसी का फॉल होना या डिफरेंस बढ़ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम $1 80 रुपीज़ के इक्वल है। सो अगर $1 80 रुपीज़ से 85 हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन कहेंगे। सो एक तरीके से डिफरेंस बढ़ना यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक करेंसी और ऑफिशियल करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में, दैट इज़ अ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। ये हमेशा गवर्नमेंट फिक्स करती है। ये इस बात में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड, फिक्स रेट सिस्टम में ये डिवैल्यूएशन होता है, फिक्स रेट सिस्टम में ही अप्लाई होता है, क्योंकि फिक्स रेट सिस्टम डन कौन करता है, गवर्नमेंट। तो इट हैपेंस इन फिक्स रेट सिस्टम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गोल्ड रिज़र्व का रिक्वायरमेंट पाया जाता है कि गोल्ड रिज़र्व है, गोल्ड रिज़र्व की ज़रूरत होती है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर। सो डिवैल्यूएशन में यानी कि हमने 4 ऐसे पॉइंट पढ़े जो डिफ़र करते हैं डेप्रिसिएशन से। एक तो डोमेस्टिक करेंसी का फॉल होना, फॉरेन करेंसी के बेसिस में वैल्यू का फॉल होना, बट फिक्स बाय गवर्नमेंट, डन बाय द गवर्नमेंट। थर्ड है फिक्स रेट सिस्टम, एंड फोर्थ इस ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व चाहिए होता है। जब डिवैल्यूएशन होता है तो गोल्ड ही एक ऐसा सोर्स है जो रिज़र्व इनका बहुत रिक्वायरमेंट करता है, इसकी रिक्वायर्ड होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर डेप्रिसिएशन में देखा जाए तो
डोमेस्टिक करेंसी का फॉल होना इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी बट डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करता है। तो फ़र्क तो है डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में, दोनों में करेंसी गिरती है, डोमेस्टिक करेंसी गिरती है मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। बट फॉरेन करेंसी के अंदर यहाँ पे डिवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में मार्केट एंड की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिटरमाइन करता है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस की, उसके बेसिस पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन करेंसी का होता है। सो सेकेंड पॉइंट ये आएगा डन बाय मार्केट फोर्सेस। हमने डिवैल्यूएशन पढ़ा, वो गवर्नमेंट फोर्सेस से डन होता है, ये मार्केट फोर्सेस से डन होता है। थर्ड पॉइंट इट हैपेंस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, वो फिक्स रेट सिस्टम में होता है, यहाँ पे हम डिवैल्यूएशन की बात करी थी। लास्ट है जो गोल्ड रिजर्व है जो है वो नॉट रिक्वायर्ड आएगा। ह्यूज गोल्ड रिजर्व आर नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो बेसिकली हमने बात करी डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन की, दोनों में अंतर है। दोनों में एक कॉमन बात यह है कि वैल्यू का फॉल होता है डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी के रिलेशन में, बट डिवैल्यूएशन में हम गवर्नमेंट से डिटरमाइन करते हैं, डेप्रिसिएशन में हम मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन करते हैं। सो डिवैल्यूएशन में हम फिक्स रेट एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन में हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। डिवैल्यूएशन में ह्यूज गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की। इस वीडियो में हमने बात करी है डिफरेंस जो है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन।